Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of financial statement analysis, मॉड्यूल नंबर 1 हम कवर करने वाले हैं जिनमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें मीनिंग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। वेरियस डेफिनेशंस कवर करेंगे कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअल में क्या होती है, एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसकी पूरी वीडियो सीरीज़ आएगी, तो ज़रूर से चैनल पर बने रहिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से एक बार चेक करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। A meaning of financial statement analysis. Financial statement analysis is the process of reviewing and interpreting a company's financial statement to assess its financial performance, position and the future prospect. ठीक है, तो हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंदाज़ा रिव्यू किस तरह से लगा पाएंगे, या हमें कैसे पता होगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, ठीक है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, वो सब चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से कर पाएंगे। This analysis involves the evaluating financial reports like the income statement, balance sheet and cash flow statement to understand how well business is functioning financially. ठीक है, तो उसके लिए वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करा जाता है। तो उसमें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इस टाइप के वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यूज़ करे जाते हैं एनालाइज करने के लिए कि कंपनी के पोजीशन क्या है मार्केट में, कैसे वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन डिटेल आगे आने वाली है। डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं कि जनरल डेफिनेशन बोल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपने पूछना है तो उसका आंसर इंट्रोडक्शन, मीनिंग लिखा है वो एज ए इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। एंड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे 5 डेफिनेशंस कवर करी है, आप कोई भी डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो। तो ये बोल रही है डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन है कि एक प्रॉपर प्रोसेस है जो एग्जामिन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है एंड उसका परफॉर्मेंस कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। दिस इंक्लूड द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एलिमेंट्स कौन से फाइनेंशियल एलिमेंट्स, जैसे कि कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, असेट कौन क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से एक्सपेंडिचर वो करती है, वो सब चीज़ें। एंड इवेल्युएटिंग ट्रेंड्स ओवर टाइम, ओके वो ट्रेंड को फॉलो कर रही है या नहीं, पिछले साल का परफॉर्मेंस और आने वाले सालों का परफॉर्मेंस वो कंपेयर करती है। एंड इंटरप्रेटिंग द की रेशियोज़, ठीक है, तो की रेशियोज़ पे आगे आने वाले हैं, हम देखेंगे। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग अ वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस एज अ डिस्क्लोज बाय अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ दिस फैक्टर एज अ शोन इन द सीरीज ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक लार्जली स्टडी है जो रिलेशनशिप शो करती है वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स के बीच जो बिजनेस से के साथ कनेक्टेड है, और वो सिंगल सेट स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं जो ट्रेंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फोकस करती है मेन ये कि रिलेशनशिप एंड द ट्रेंड्स बिटवीन द फाइनेंशियल डेटा ओवर द टाइम। तो ये शो करेगी कि रिलेशनशिप एंड द ट्रेंड बिटवीन द फाइनेंशियल डेटा कि टाइम के साथ कंपनी ने क्या चेंज लाए, क्या रिलेशनशिप मेंटेन करी है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंसिस्ट of arranging the financial data in a way to as to evaluate the financial condition and operating performance of the firm। तो ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करके हम फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का, कि उसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस उस कंपनी का कैसा होगा, कि वो कैसे परफॉर्म करती होगी, अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के नीड, फाइनेंशियल नीड को वो कैसे फुलफिल करती होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फर्म्स पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप शो हो रही है जहाँ पे वेरियस कंपोनेंट पार्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी कि फर्म के पोजीशन क्या है और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। ठीक है, जहाँ पे ये शो कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट और एक डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ and weakness of the firm by proper establishing
रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में शो हो रही जो अभी आइटम्स डिस्क्लोज वहाँ पे करी गई है, तो वहाँ पे बताई जाएगी कि कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वहाँ पे शो हो रही है। तो उसकी वजह से हम फाइनेंशियल कंडीशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कंपनी की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यूजिंग दी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट वो लिंकेज दिखा रहा है वहाँ पे। तो ये डेफिनेशंस थी। मीनिंग हमने देखा जहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात हो रही है, जो हेल्प करेगी कंपनी के शो होने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन अच्छी है, इजी है, ये आप कंसिडर कर सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए। फिर व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स दैट शो द कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड द कंडीशन। द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, तो कौन कौन से हैं जो स्ट्रक्चर रिपोर्ट शो होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन की कंपनी की। तो फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, जहाँ पे शोज़ द रेवेन्यू कितनी है कंपनी की, एक्सपेंसेस का क्या है, प्रॉफिट ओवर द पीरियड टाइम, पिछले सालों का प्रॉफिट और अभी का प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, बड़ा या कम हुआ, वो सब चीज़ें शो होती है। फिर बैलेंस शीट, जहाँ पे प्रोवाइड दी स्नैपशॉट ऑफ दिस असेट लायबिलिटी एंड इक्विटी एट अ पॉइंट इन अ टाइम। तो बैलेंस शीट में पता चलेगा कि कंपनी के पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी इक्विटी करंट टाइम में है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रहेगा कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, कि कंपनी में कितना इनफ्लो है कैश का, कितना आउटफ्लो है, मतलब कि कितना पैसा आ रहा है, कितना वो खर्च करे, कितना जा रहा है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, जो डिटेल चेंजेस दिखाएगा ऑनर्स इक्विटी ओवर द पीरियड। ठीक है, कि ऑनर्स इक्विटी मतलब कंपनी में जो जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, जो ऑनर है कंपनी के एक्चुअल में, वो टाइम टू टाइम अपनी जो रेशियो है प्रॉपर, वो टाइम टू टाइम कितना कम या ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। फिर दी नोट्स टू अकाउंट्स शो करती है कि प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल डेटा, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल डेटा का। ये सब चीज़ें इन डिटेल आगे आएगी, ये सिर्फ हम ओवरव्यू समझ रहे हैं। फिर ये पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, तो ये डिटरमाइन करेगी कि प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी शो हो, लिक्विडिटी शो हो, सॉल्वेंसी शो एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस हमें पता चले कि कई कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कि वो अपने इन्वेस्टर्स को रीपे भी कर पाएगी या नहीं, कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी लिक्विडिटी उसके पास है, कितने कैश एंड हैंड उसके पास अवेलेबल है, वो सब चीज़ें। टू इंटरप्रेट द ट्रेंड्स एंड द पैटर्न इन द फाइनेंशियल डेटा, और इंटरप्रेट करेगी ट्रेंड्स को एंड फाइनेंशियल पैटर्न उससे पता चलेगी। टू मेक द इन्फॉर्म बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और पता चलेगा कि बिजनेस को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे वो सब रिलेटेड डिसीजंस वो लेगी। फिर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस विद कॉम्पिटिटर्स और द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो कंपेयर करने में भी इजी रहेगा, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ, अगर जो इन्वेस्टर है बाहर के शेयर होल्डर्स हैं, उनको पता चलेगा कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है, कॉम्पिटिटर्स को भी पता चलेगा कि हम परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाएंगे। फिर हाउ द एनालिसिस इज डन, तो कौन कौन सी चीज़ों की मदद से होता है। रेशियो एनालिसिस, जहाँ पे इवेल्युएट द रिलेशनशिप बिटवीन की फाइनेंशियल फिगर्स। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस है, जो ट्रैक करेगी चेंजेस ओवर द मल्टीपल पीरियड, टाइम टू टाइम कितना चीज़ें फ्लेक्सिबल हो रही है, कितना ट्रेंड नया आ रहा है। फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट है, जो कन्वर्ट करेगा डेटा इनटू द परसेंटेज फॉर द इजी कंपैरिजन, तो कॉमन साइज परसेंटेज में कंपैरिजन करता है। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो कंपेयर द फाइनेंशियल डेटा ओवर द 2 और मोर पीरियड। ठीक है, पिछले 2 सालों का डेटा कंपेयर करने में यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस यूज़ होती है। फिर डू पॉइंट एनालिसिस है, जो ब्रेक डाउन द रिटर्न ऑन द इक्विटी फॉर द डीपर इनसाइट, तो ये ROE की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये भी इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट शो दी, रेवेन्यू उसका 10 लाख का है, नेट प्रॉफिट उसमें 1 लाख की है उसकी। फ्रॉम दिस द नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट से रेवेन्यू डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10% मिलेगा। तो हम बोल पाएंगे कि कंपनीज अर्न 10 लाख रुपीज़ 10 इन प्रॉफिट फॉर द एवरी 100 ऑफ द सेल्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, तो 2 उसमें कैटेगरी बनाई गई है कि इंटरनल यूज़र्स के लिए भी एंड एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बनाया जाता है। तो इंटरनल यूज़र्स कौन है, जो आर द इंडिविजुअल और द ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
टू एड इन डिसीजंस मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, जो मेनली डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं चीज़ों को विद इन अ कंपनी और विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनल यूजर्स हैं जो डायरेक्टली ही एक्सेस करते हैं डेटा को और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। लाइक फर्स्ट हम देखें तो मैनेजमेंट, जो टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, कि इवैल्यूएट द फाइनेंशियल हेल्थ, जो पता लगाएगी कि असेसिव प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी टू मेक द साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। तो अगर उसे पता होगा कि पिछले साल 100 का प्रॉफिट हुआ, इस बार सिर्फ 80 का हुआ, तो वो डिफरेंस 20 का आया है, तो वो क्यों आया है, ठीक है, तो वो साउंड शो नहीं हो रही है, ठीक है, तो 20 लॉस आया तो वो किस रीज़न से आया, तो वो वहाँ पे पता चल जाए, ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्थ परफॉर्मेंस उसका पता चलेगा कंपनी का। फिर बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग डिसीजन में भी हेल्प होगी, जहाँ पे पास्ट ट्रेंड हमें पता चलेगा, उसके बेसिस पे हम बजट बनाएंगे, फाइनेंशियल प्लान्स बनाएंगे। फिर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन की बात करें तो मॉनिटर परफॉर्मेंस अक्रॉस द डिपार्टमेंट और द डिविजन्स। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन हमें पता चलेगी डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज, कि कौन से परफॉर्मेंस, कौन सा डिपार्टमेंट कम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे यूज द एनालिसिस टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा। लाइक दी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कंपनी को तो वो करनी चाहिए या नहीं, और बिज़नेस एक्सपांड करना है, या तो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अगर वो पर्टिकुलर एक बिज़नेस शो कर रहे हैं, मतलब अगर वो हम एग्जांपल ले, अगर कोई XYZ एग्जांपल, तो शू मेकिंग कंपनी है, अब वो डायरेक्ट ड्राई फ्रूट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन में जा रही है, तो उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में भी हेल्प रहेगी। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी, जहाँ पे आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द कॉस्ट सेविंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, तो कहाँ से रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्स से हम कितना सेव कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी हमें पता चलेगा। The manager use the ratio analysis to monitor the inventory turnover rate and reduce the holding cost। तो ये इसका एग्जांपल है कि जहाँ पे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा कि हमारे पास एक्चुअल में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और हमें कहाँ पे कॉस्ट कट करने की ज़रूरत है। फिर एम्प्लॉई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जॉब सिक्योरिटी, कि उन्हें पता चलेगा कंपनी स्टेबल है या नहीं, कि उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर पाए। फिर कंपनसेशन डिसीजन, जहाँ पे एम्प्लॉय में भी यूज़ द फाइनेंशियल्स टू सपोर्ट द डिमांड फॉर द हायर वेजेस, बोनस एंड द इंसेंटिव्स, तो वो वेजेस, बोनस वगैरह भी डिमांड कर सकते हैं अगर उन्हें पता चले कि हाँ कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ, जहाँ पे इफ़ इन कंपनीज विद ESOPs, employee stock ownership plans, the employee analyze the financial statement to understand the company's value। अगर वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान में पार्टिसिपेट करेगी तो उन्हें पता चलेगा कि कंपनी के एक्चुअल में कौन सी वैल्यू पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक एम्प्लॉय में चेक द प्रॉफिट ट्रेंड्स बिफोर सैलरी नेगोशिएशन, तो ऑलरेडी वो किसी कंपनी में अप्लाई करेगी तो वहाँ पे ट्रेंड चेक करेगी कि एक्चुअल में कितने वहाँ पे एक्चुअल में कितना पे स्केल रन होता है। फिर इंटरनल ऑडिटर भी यूज़ करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इंश्योर करना एक्यूरेसी, जहाँ पे वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड द स्टेटमेंट, कि प्रॉपर करेक्टली फाइनेंशियल रिकॉर्ड हुए या नहीं डेटा, वो अश्योर करना। फिर इवेल्यूएट करना इंटरनल कंट्रोल को, जो इंश्योर करेगा प्रॉपर प्रोसीजर्स आर फॉलो इन फाइनेंशियल ऑपरेशंस। फिर रिस्क असेसमेंट, जहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एरियाज़ को फाइनेंशियल रिस्क एंड सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क कहाँ पे है, और ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग के लिए भी सजेस्ट करेंगे। फिर हम एग्जांपल देखें तो जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर यूज़ द फाइनेंशियल एनालिसिस टू डिटेक्ट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फ्रॉड, ठीक है, और फ्रॉड हो रहा है, मतलब कंपनी में ही इंटरनली अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो भी इंटरनल ऑडिटर उनको हेल्प करेंगे पकड़ने में। फिर एक्सटर्नल यूजर्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे एक्सटर्नल यूजर्स आर इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु रिलाई ऑन द पब्लिश्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द डिसीजन, तो बाहर के लोग हैं जो आउटसाइडर है, जो इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा रिलाई करेंगे पब्लिश्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे,
तो वो दे डू नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द डिटेल इंटरनल डेटा, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इन्वेस्टर है या फिर शेयर होल्डर्स है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिविडेंड। ठीक है, उनको मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो वो प्रॉफिट मेकिंग हो एंड उनको डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर ग्रोथ रिप्रोस्पेक्ट हम देखें तो एनालाइज करना फ्यूचर पोटेंशियल थ्रू द ट्रेंड एंड द परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि अभी अगर वो 100 का ग्रोथ कर रही है तो आगे चल के वो 200 का ग्रोथ करेगी, उस पर्सपेक्टिव से ही उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। फिर वैल्यूएशन की बात करें तो इवेल्यूएट द कंपनीज वैल्यू टू मेक द बाय सेल और द होल्ड द डिसीजन। ठीक है, उससे पता चलेगी कि कंपनी के वैल्यू किस तरह से है, कि हमने शेयर्स को बाय करके रखना है, सेल कर देना है या फिर अपने पास होल्ड करके रखना है। रिस्क असेसमेंट की बात करें तो डिटरमाइन हाउ रिस्की द इन्वेस्टमेंट इज़, उससे पता चलेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है या नहीं। लाइक द एन इन्वेस्टर एग्जामिन द EPS एंड ROE बिफोर द इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स, तो ये चेक करके ही वो इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फिर क्रेडिटर है या लेंडर्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि क्रेडिट वर्थीनेस चेक करना, तो एनालाइज वेदर द कंपनी कैन रीपे इट्स डेट और नॉट। ठीक है, तो उन्होंने कंपनी को लोन वगैरह दी है तो कंपनी उनके डेट्स को जल्दी से या फिर टाइम टू टाइम रीपे कर पाएगी कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। फिर लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए कि इफ़ कंपनी हैज़ इनफ शॉर्ट टर्म असेट टू मीट द ऑब्लिगेशन, चेक करने के लिए। फिर सॉल्वेंसी एनालिसिस, जहाँ पे वो देखेगी इवेल्यूएट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिस्क ऑफ द डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मीट वो कर पाएगी कि नहीं कंपनी, कि कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगी, वो सब चेक करने के लिए भी एनालिसिस यूज़ करती है। फिर कन्वेंडेंट मॉनिटरिंग, जहाँ पे इंश्योर करेगी कंपनीज मीट द लोन टर्म्स। ठीक है, लोन की सभी टर्म्स को वो फुलफिल कर रही है या नहीं, वो देखने का भी काम करेगी। लाइक द बैंक यूज द करंट रेशियो एंड द डेट इक्विटी रेशियो बिफोर ग्रांटिंग द बिजनेस लोन, तो कौन से रेशियोज इस्तेमाल करती है वो भी आपको याद रखनी है, करंट रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो, तो वो भी हम आगे देखेंगे। फिर एक गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी यूज़ करती है देखने के लिए टैक्स के लिए, इंश्योर करेगी कंपनी इज पेइंग द करेक्ट टैक्स। फिर मतलब कंपनी करोड़ों कमा कर रही है लेकिन पे और टैक्स सिर्फ हज़ारों में कर रही है, तो वो गवर्नमेंट चेक करेगी कि एक्चुअल में उससे टैक्स प्रॉपरली भरा है या नहीं। फिर लीगल कंप्लाइंस के लिए चेक वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉलोज द लॉ एंड द रेगुलेशन, कि प्रॉपरली लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो हुआ है या नहीं, वो चेक करने के लिए भी लीगल कंप्लाइंस इस्तेमाल करा जाता है। फिर इकोनॉमिक एनालिसिस, जहाँ पे यूज़ द इंडस्ट्री वाइड डेटा फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस में भी यूज़ होगा पॉलिसी मेकिंग के लिए। नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग में भी गवर्नमेंट चेक करेगी कंपनीज़ का, इंडस्ट्री वाइज अगर चेक करिए कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है या फिर लार्ज वाली है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन से पॉलिसी हमने अप्लाई करनी है, इम्प्लीमेंट करवानी है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस भी करवाती है। फिर लाइक एग्जांपल देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेरीफाई द टैक्स फाइलिंग। फिर सप्लायर एंड ट्रेड क्रेडिटर्स पे यूज़ करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पेमेंट कैपेबिलिटी, लाइक द डिटरमाइन वेदर द बिजनेस कैन पे इट्स ड्यू ऑन अ टाइम। लेकिन हमने जैसे कि कोई अगर बाहर से हमने सप्लायर से या ट्रेड क्रेडिटर से हमने टाइम लिया है, ठीक है, तो हम टाइम पे वो रीपेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं उनको। फिर क्रेडिट टर्म्स, जहाँ पे डिसाइड ऑन द ग्रांटिंग क्रेडिट एंड सेटिंग द क्रेडिट लिमिट, लाइक द सप्लायर चेक द फाइनेंशियल्स बिफोर एक्सपेंडिंग 60 डेज़ क्रेडिट टर्म, वो 60 डे की क्रेडिट टर्म देते हैं। ठीक है, उनको 2 महीने का टाइम होता है, उसके बाद सेलर्स चेक करते हैं कि उसका फाइनेंशियली वो बिजनेस कैपेबल है या नहीं रीपे करने के लिए। कस्टमर्स भी चेक करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चेक करना, इंश्योर करना कंपनी कैन प्रोवाइड द कंसिस्टेंट प्रोडक्ट एंड द सर्विस डिलीवरी। और डिपेंडेबिलिटी इसमें क्या होगी, वहाँ पे अवॉइडिंग पार्टनरिंग विद कंपनीज दैट आर द फाइनेंशियली अनस्टेबल। ठीक है, वो डिपेंडेबिलिटी चेक करेगी कि ये कंपनी कहीं और दूसरी कंपनी के साथ मर्ज तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चेक करेगी। लाइक द गवर्नमेंट एजेंसी में रिव्यू और कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंशियल बिफोर अवॉर्डिंग अ लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर वो रोड मेकिंग का प्रोजेक्ट किसी को देना है तो वो चेक करेगी कि वो एक्चुअल में इतना कैपेबल है या नहीं कि वो पूरा रोड बना पाएगा। ठीक है, फिर वो आधा खुद बना रहा है और आधा किसी और को वो काम दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
फिर एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट भी यूज़ करते हैं। उनका मेन काम होता है कि इवेल्यूएट करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कंडक्ट इन डेप्थ एनालिसिस फॉर द क्लाइंट और द रिपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे वो क्लाइंट को इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है। फिर एडवाइस द इन्वेस्टर एंड फर्म टू रिकमेंड द इन्वेस्टमेंट और द ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट, जो इन्वेस्टर्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हेल्प करेगा। तो कंसल्टेंट एंड एनालिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। फिर कंडक्ट वैल्यूएशन, जहाँ पे असिस्ट इन मर्जर एक्विजिशन और द बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, कि वो असिस्ट करेंगे कि किस कंपनी को किसके साथ मर्ज करना है, किसको ए कंपनी को बी को एक्वायर करना होगा या नहीं, या फिर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कि आपको अपना बिजनेस फिर से रिस्ट्रक्चर करना है या नहीं, उस टाइप की कंसल्टिंग या फिर एनालिस्ट जो है वो उनको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। लाइक इट फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज द पास्ट फाइनेंशियल डेटा टू प्रोजेक्ट कंपनीज वैल्यूएशन फॉर द मर्जर डील। फिर कॉम्पिटिटर भी यूज़ करते हैं, हमारे चेक करते हैं डेटा, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेंचमार्किंग। तो वो कंपेयर करते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू गेज दी मार्केट पोजीशन, ठीक है, वो कंपेयर करेंगे कि मेरी पोजीशन मार्केट में क्या है, मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और दूसरी कंपनी का क्या है। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करते हैं, जहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दी राइवल्स। हमें पता हो कि हमारे जो राइवल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। लाइक द कॉम्पिटिटर माइट स्टडी इन फर्म्स मार्जिन रेशियो टू रिवाइज इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो वो भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि उसने 10 रुपीज़ रखी है तो मुझे भी 10 रुपीज़ ही रखने हैं, मैं 11 रुपीज़ नहीं रख सकता, नहीं तो सब लोग जो बायर है वो 10 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आई होप इस वीडियोस में आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो ज़रूर से चैनल पर बने रहिएगा।